वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग विश्व का भूगोल का एक चैप्टर कर चुके थे और इंडियन ज्योग्राफी के सारे 3 लेक्चर मैंने ख़त्म कर दिया था एमसीक्यू के जरिए। और ये हमारा अगला पार्ट जलमंडल और वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। बेसिकली देखिए, ये जो चल रहा है ना, स्थलमंडल जलमंडल, बहुत एक वाइड टॉपिक हो जाता है, लेकिन फिर भी अब हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और मैक्सिमम जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके एग्जाम से पहले वो हमारे लिए लाभप्रद होगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? जो मतलब समुद्र के तटों में सबसे ज़्यादा जो अपरदन होता है, जो कटाव होता है, किससे ज़्यादा होता है? ज्वार भाटा से होता है, धाराओं से होता है, सुनामी से होता है, लहरों से होता है? तो उसका बिल्कुल सही आंसर है, ना ही ज्वार भाटा से, ना ही धाराओं से, लहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न महासागरों में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? देखिए, प्रशांत महासागर से संबंधित धाराएं, ये जलधाराएं हैं, कुछ गर्म और आपकी ठंडी जलधाराएं। तो प्रशांत महासागर से जो संबंधित जलधारा नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनारी की धारा। जो कैनारी की धारा है वो बेसिकली, जैसे मान के चलिए, थोड़ा सा जितना समय मिलता है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मान के चलिए आपका उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, और ये चलेगी विषुवत रेखा, इधर से हो जाएगा ये आपका यूरोप, ये अफ्रीका मान लेते हैं, ये हमारा इंडिया, और इधर ऑस्ट्रेलिया। तो जो कैनारी की धारा है वो यहाँ पर बहती, इस तट पे, इस यहाँ पे बहती कैनारी की धारा। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन था प्रशांत महासागर। तो ये तो अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर। अच्छा, बाकी धारा को भी देख लेते हैं। जो कैलिफोर्निया की धारा है वो यहाँ बहती है, यहाँ पर। तो ये जो एरिया है प्रशांत महासागर है दोनों साइड में। ठीक हो गया, कैलिफोर्निया धारा यहाँ पर हो गया। और क्वेश्चन कौन सा है? कैलिफोर्निया हो गया। क्यूरोसिवो, ये जापान के आसपास बहती है, जापान, ये भी प्रशांत महासागर की धारा है। ठीक है। हम्बोल्ट की धारा को पेरू की धारा कहते हैं, तो यहाँ पर पेरू की धारा बहती है। ठीक है, तो ये कुछ धाराओं से क्वेश्चन है, एक पूरा चैप्टर है धाराओं से संबंधित, तो उसको कभी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनारी की धारा, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70% से अधिक दुनिया का स्वच्छ पानी निहित है। तो ये जो ना ही तालाबों में निहित है, ना ही ग्रीनलैंड में, ना ही महासागरों में, ये ग्लेशियर्स और ध्रुवीय प्लेटों में स्थित है, स्वच्छ पानी निहित है। निम्नलिखित महासागरों में कौन सबसे गहरा है? सबसे बड़ा गहरा जो भी है ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उष्ण महासागरीय धारा नहीं है। ठीक है, नहीं है, उष्ण महासागरीय मतलब गर्म जलधारा नहीं है। देखिए, आपको बस ये जानकारी होगी, जो महाद्वीपों के जो पश्चिमी घाट होते हैं ना, पश्चिमी तट होते हैं, वो हमेशा मरुस्थल वाले रहते हैं। उनका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे आप अफ्रीका महाद्वीप ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया वाला एशियन ले लीजिए, तो इनके जो पश्चिमी तट है, मतलब पश्चिमी तट जो है वो हमेशा मरुस्थल से परिपूर्ण होते हैं। उसका एकमात्र कारण क्या होता है? इनके पश्चिमी तटों पर चलने वाली ठंडी महासागरीय जलधारा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पश्चिमी तट पे कौन सी धारा चल रही है, आंसर निकालने का तरीका, बाकी ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सी जलधारा कहाँ चलती है, लेकिन यहाँ पर आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि पश्चिमी, एक भी अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा आपकी ठंडी जलधारा होगी, बाकी सब गर्म जलधारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो जो गहरे सागरीय मैदान होते हैं वो सबसे ज़्यादा विस्तृत भाग होता है। ठीक है। ग्रेनेडा कहाँ अवस्थित है? देखिए, ग्रेनेडा एक द्वीप है। ठीक है, ग्रेनेडा एक द्वीप है। ठीक है, और ये कैरिबियन सागर में स्थित है। कैरिबियन सागर आपको पता है उत्तरी अमेरिका के निचले भाग में और दक्षिण अमेरिका के ऊपर, जहाँ पर ट्रिनिडाद टोबैको, वेस्ट इंडीज, ये सब चीज़ जो देश हैं, जो द्वीप है, ये उसी के बीच में स्थित है, क्यूबा के पास में। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित युग्मक कौन सा है? आप सब जानते हैं, अगर ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है तो, और ये लाल सागर है, ठीक है, यहाँ पर, और ये आपका आप मान लीजिए एशिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है। ठीक है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, काट के यहाँ पे स्वेज नहर है, तो इसमें 2 पोर्ट हैं। ठीक है, तो 2 पोर्ट है, एक को बोला जाता है पोर्ट सईद, ये जो ऊपर वाला है इसको पोर्ट सईद बोला जाता है, और उसको जो नीचे वाला बोला जाता है पोर्ट स्वेज। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप ऑप्शन में ना तो पोर्ट सईद तो है ऑप्शन में, लेकिन पोर्ट स्वेज नहीं है, तो उसका आपको निकालना पड़ेगा। जो काहिरा है ना, यहाँ मिस्र की जो राजधानी यहाँ पर, तो इसी में ही ये आप
स्वेज को कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक शीत जलधारा, देखो आपको ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, आपको जलधारा का एक टॉपिक है उसको पढ़ना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन निकल पाएगा। ठीक है, फिर भी जरूर मेरे से बन पड़ेगा, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। देखिए अगर ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और ये जा रही है विषुवत रेखा। ओके, और यहाँ से हम लोग बना देते हैं यूरोप। ओके, ये बन जाएगा लमसम अफ्रीका, ये भारत और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मतलब लगभग में वर्ल्ड का मैप ये बन गया। तो अब क्या है इसमें, ये है जो ब्राज़ील की धारा है, जो ब्राज़ील की धारा है। देखिए ये जो विषुवत रेखा है ना, एक बार ध्यान रखिए, कोई एक फंडामेंटल रूल बता देता हूँ इसमें। जो विषुवत रेखा जो जा रही है, विषुवत रेखा सबसे गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, ऊपर का उत्तरी और नीचे का दक्षिणी, ऊपर का उत्तरी नीचे का, ये उत्तर का उत्तरी नीचे का दक्षिणी हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, जो भी जलधारा इधर से इधर की तरफ जाएगी, मतलब विषुवत रेखा से चाहे दक्षिण की तरफ जाए चाहे उत्तर की तरफ जाए, वो हमेशा गर्म जलधारा होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए ब्राज़ील कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है, तो ब्राज़ील की जलधारा कैसी होगी, तो गर्म होगी, तो ये गर्म जलधारा होगी। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम ये मैंने बना रखा है, ये गल्फ स्ट्रीम, ये भी यहीं से निकल के उत्तरी अमेरिका के ऊपरी पार्ट में जाती है। ठीक है, तो ये भी एक गर्म जलधारा होगी। ठीक है, अब आती है अगुल्हास की जलधारा। अगुल्हास की जलधारा जो है, यहाँ पर जो आपका अफ्रीका है ना, अफ्रीका ये आपका मेडागास्कर है। ठीक है, तो एक जलधारा इधर से आती है, एक इधर से आती है अगुल्हास की, तो इन दोनों को जो मिल के जलधारा बनती है वो अगुल्हास की जलधारा हो जाती है। ठीक है, ये भी एक गर्म जलधारा, क्योंकि ये विषुवत रेखा क्षेत्र से दक्षिण की तरफ बह रही है। जो भी विषुवत रेखा से उत्तरी क्षेत्र में बहे चाहे दक्षिण में बहे, वो हमेशा गर्म जलधारा होगी। अब बची है आपकी बेंगुला की जलधारा। बेंगुला की जलधारा ये गल्फ स्ट्रीम जो ऐसे घूमते घूमते कई जलधारों में बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है ना, यहाँ पर, तो ये ठंडी हो जाती है, तो ये बेंगुला की जलधारा है। तो शॉर्ट में मैं आपको इतना ही बता सकता था, आगे बाकी एक विस्तृत चैप्टर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगुला की जलधारा। ठीक हो गया, 9 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है, किस सागर में स्थित है, तो ये उत्तर सागर में स्थित है। उत्तर सागर कहाँ पर है आप जानते होंगे, उत्तर सागर यहाँ पर है। फिर से बना देता हूँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, विषुवत रेखा, अफ्रीका और ये यूरोप, तो यहाँ है उत्तर सागर करीब। ठीक है, तो अब समझिए थोड़ा चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी क्या है, सुनामी आपने देखा होगा, समुद्री जो तूफान होते हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनामी गिना जाता है सुनामी को। तो सुनामी क्या है, तो सुनामी बेसिकली भूकंप के द्वारा अगर समुद्री लहरें आती हैं भूकंप के साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा तबाही लाती हैं, उसी को ही सुनामी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं जितना हो पाएगा क्वेश्चन। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, ये मृत सागर में पाई जाती है। इसका आपको PDF मिल गया होगा, इसलिए मैं आपको जल्दी बताते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, ओके। अगुल्हास की जलधारा कहाँ चलती है, मैंने आपको बता दिया, वो हिंद महासागर में चलती है। मेडागास्कर का बताया था ना, मेडागास्कर और उसके बीच में अफ्रीका महाद्वीप के बीच में चलती है, तो अगुल्हास की जलधारा है। ठीक है, तो ये चलती हिंद महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर अथवा झील, अब यहाँ पे देखो सागर झील दोनों दे दिया। अगर सागर बोलता तो मृत सागर हो जाता, बट अगर झील बोला है तो ये जो तुर्की की वान झील है ना, तुर्की की वान झील, ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महासागरीय जलधारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सी है, तो इसमें देखिए ये तीनों को भिन्न निकालने के लिए थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। जैसे आप इन्हें उत्तरी अमेरिका बना दिया, ये आपने दक्षिण अमेरिका बना दिया। ठीक है, ये लमसम यूरोप बना दिया, अफ्रीका बन गया। लमसम है आइडिया लेने के लिए, बाकी तो नक्शा तो अच्छा नहीं बन रहा, मैं जान रहा हूँ। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब देखिए क्या बोला है, नॉर्वे की जलधारा। ठीक है, तो नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे यहाँ पर है, यहाँ पर, तो नॉर्वे की जलधारा जो हो जाएगी ये वाली हो जाएगी, ये वाली जलधारा, एक सेकंड, ये जलधारा नॉर्वे की हो जाएगी। तो ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, ओके, निकाल लिया हमने ठंडी जलधारा। नहीं, नॉर्वे की जलधारा गर्म जलधारा है, माफ़ कीजिएगा, नॉर्वे की जलधारा गर्म जलधारा है, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम है ना, यही नॉर्वे की जलधारा को गर्म बना देती है, ये गर्म जलधारा हो गई। ओके, नेक्स्ट है दक्षिणी विषुवत, आज विषुवत रेखा से जो भी जलधारा जाएगी, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, गर्म रहेगी, ये भी गर्म जलधारा होगी।
ब्राज़ील की धारा ये थी, ब्राज़ील की धारा ये गर्म जलधारा होगी। पेरू की जलधारा, पेरू तट यहाँ पर है, ये एक ठंडी जलधारा होती है। जो भारत में अल नीनो आपने सुना होगा, अल नीनो के लिए पेरू की जलधारा बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, जो ठंडी जलधारा होती है, ठीक है, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो अब इसका जो आंसर है, ये सारी ये जलधारा और ये जलधारा, ये सारी गर्म जलधारा है और ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शीत जलधारा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, फिर से एक बार आंसर, ये जो पेरू की जलधारा मैंने अभी बोला था ठंडी जलधारा है, या हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा एक ही बात है, तो ये ठंडी जलधारा हो जाएगी। चलिए आगे मिलते हैं। जलधारा ने आज आपको परेशान कर दिया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो। ब्राज़ील की जलधारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, तो गलत हो जाएगा। तो यही सही आंसर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक, अगला धारा हिंद महासागर, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहुंचते हैं हम वायुमंडल में। वायुमंडल में देखो अनेक प्रकार की परतें पाई जाती हैं, ठीक है। उन परतों का जो निर्धारण होता है वो दाब के आधार पर भी होता है और उसका रासायनिक क्रिया के आधार पर भी होता है, ठीक है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो वायुमंडल में दाब के आधार पर अगर हम देखते हैं तो निम्न परतें पाई जाती हैं, ठीक है। तो निम्न परतें पाई जाती हैं, किस प्रकार पाई जाती है देख लीजिए। सबसे जो निचली परत होती है ये, इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, ठीक है, ये क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, ठीक। उसके ऊपर वाली ये हो जाती है समताप मंडल, समताप मंडल। उसके ऊपर वाली मध्य मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। उसके ऊपर वाली हो जाती है आयन मंडल, आयन मंडल। और उसके ऊपर जो होती है वो बहिर्मंडल, ठीक है। तो जो सब मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी वो सारी घटनाएं होती हैं आपके क्षोभ मंडल में, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में आपके। और जो वायुयान चलते हैं वो समताप मंडल में चलते हैं, वायुयान, ठीक है। और जो ओजोन परत है वो इसके समताप मंडल क्षोभ मंडल के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और जो हेलीकॉप्टर चलते हैं वो क्षोभ मंडल में चलते हैं, ठीक हो गया। और बाकी जो अन्य रेडियो संचार क्रिया वो आयन मंडल में होती हैं। तो इस प्रकार से ये दाब के आधार पर ये वायुमंडल परतों का विभाजन किया गया है, ठीक है। इसी तरह से यूकेपीएससी में क्वेश्चन आया था कि कौन सी परत सममंडल में स्थित नहीं है। भाई हमने तो पढ़ रखा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, लेकिन आ गया सममंडल में। तो सममंडल और विषम मंडल का जो परतों का विभाजन है, ठीक है, वो किया गया है रासायनिक के आधार पर, ठीक है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, जैसे उन पर पाए जाने वाले गैसें। तो जो प्रथम 3 लेयर है, क्षोभ, क्षोभ मंडल, ठीक हो गया, समताप मंडल, ठीक है, और एक आपके मध्य मंडल, इन तीनों में जो गैसों की प्रकृति है वो लगभग समान रहती थी, इसको बोला सममंडल। और उसके ऊपर की जो परतें हैं वो आती विषम मंडल में, जैसे आपकी आ जाएगी आयन मंडल, बहिमंडल, ठीक है, ये सब आ जाएगी आपकी विषम मंडल में। तो जितना शॉर्ट में आपको बताने का था कोशिश ही बता दिया। तो अब क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, इसका आंसर तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, बता ही दिया है। चलिए, बादल किसका परिणाम है? ना तो वाष्पीकरण तो परिणाम है ही है, खाली वाष्पीकरण होने से ही बादल नहीं बनते, ये संघनन के कारण बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस पृथ्वी में वायुमंडल में सर्वोच्च सांद्रता में उपस्थित है? तो आपको सबको पता है पृथ्वी में 78% नाइट्रोजन है, 21 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन हो जाती है, फिर बाकी गैस और कार्बन डाइऑक्साइड 0.38 करके इतना होती है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? तो ये नापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें निम्न विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। यह परत 440 किलोमीटर तक फैली है, ठीक है। तो आपको पता ही लगेगा होगा 440 किलोमीटर तक, तो ना तो क्षोभ मंडल है ना समताप मंडल, ठीक है। इस परत में तापक्रम नाटकीय रूप से 1480 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस परत में गैस कणिकाओं सूर्य के किरणें बना बैगनी किरणों को अवशोषित करने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। यह उल्कापात तथा उपग्रहों से पृथ्वी को संरक्षित करता है, क्योंकि इसका उच्च दाब पृथ्वी पर आने वाले सभी लगभग संपूर्ण मलबे को जला देता है। तो जो थर्मोस्फीयर होती है ना, आयन मंडल और बहिर्मंडल के पास में पाई जाती है, थर्मोस्फीयर को बोलते हैं। तो ये जो होती है इसी को बोला जाता है थर्मोस्फीयर, और ये इसकी सारी विशेषताएं यही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है? तो जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश मतलब जो प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं उनको उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। ये अगर आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ये ऊपर की तरफ कर्क रेखा 23.5 डिग्री,
उत्तर में, नॉर्थ में, और ये 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश इन्हीं के बीच में ही चलता रहता है। सूर्य है ये यहाँ से इधर आता है, इधर से इधर जाता है, ठीक है। तो इसी में ही सबसे ज़्यादा सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न समताप मंडल में जेट एयरक्राफ्ट आसानी एवं सामान्य रूप से उड़ते हैं, इसके लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? तो क्या स्पष्ट हो सकता है? पहला ऑप्शन कहता है कि निम्न समताप मंडल में बादल तथा जलवाष्प नहीं होते हैं, निम्न समताप मंडल में ऊर्ध्वगत पवनें नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? देखिए आपको पता होना चाहिए व्यापारिक पवन क्या होती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। ये आपके इक्वेटर होगी, ये 0 डिग्री होगी, ये तो हो गया आपका शांत पेटी, ठीक है, शांत पेटी, वायुदाब की पेटी अगर बोला जाता है तो, ठीक है, डोलड्रम हो गया, ठीक है। और ये जो क्षेत्र होता है 30 डिग्री से, ठीक है, इसे ये इधर 30 डिग्री नॉर्थ, और ये जो पेटी होती है, ठीक है, उच्च वायुदाब पेटी होती है, इसे उच्च वायुदाब पेटी बोला जाता है। तो जो व्यापारिक पवनें हैं इस ओर चलती हैं, इस तरीके से, ठीक है, उच्च दाब वायु पेटी से निम्न दाब वायु पेटी की ओर चलती हैं, और इनकी जो दिशा होती है ये दिशा होती है। अब देखिए ये दिशा कौन सी है? ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व से आपकी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम कर चलती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, इनका क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अब व्यापारिक पवनों के बारे में पता लग गया आपको। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की चलती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है। ओके, आगे क्या क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, मतलब उत्तरी गोलार्ध मतलब इस हिस्से की बात किया जा रहा है, इस हिस्से में, ठीक है, इस हिस्से में क्या करती हैं? विशिष्टा रूप से प्रचंड होती हैं, हमेशा ही भूमध्य रेखा से दूर बहती, भूमध्य रेखा दूर तो नहीं बहती, भूमध्य रेखा के पास में जाती हैं, ठीक है। तो उसका क्या कहते हैं? बहुत ही नियमित पवन है। बिल्कुल सही आंसर, सही जवाब, इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही नियमित पवनें हैं। चलिए कुछ जितना जानकारी जल्दी में बता के निकल सकते हैं उतना ही कोशिश कर रहा हूँ। सूर्य का सबसे गर्म क्षेत्र कौन है? तो देखिए सूर्य का जो गर्म क्षेत्र है ना, ये होता है कोरोना, जैसे ये हो गया सूर्य, ठीक है। तो सूर्य का जो भीतरी भाग है ना उतना गर्म नहीं है, जिसका ये बाहरी परत से जो लपटें निकलती हैं, सौर ज्वाला जिसको बोलते हैं, तो एक ये बनाता है क्रीट या कोरोना बनाता है, ये वाले लिया, इसे क्रीट या कोरोना कहते हैं। यही सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है, ठीक है, इसे कोरोना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? तो आपने बताया कि सब कुछ, जो भी बादल होना, बारिश होना, हवा चलना, गैसें, ये वो सब बता क्षोभमंडल में। वायुमंडल में किस सतह का तापमान स्थिर रहता है? जैसे समताप मंडल, नाम से स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, और ये सेकंड लास्ट से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है कुछ पवनें हैं। फोन जो आल्प्स पर्वत में यूरोप में बहती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मिस्टियल राइन घाटी में, ठीक है, बिल्कुल सही है। बोरा जो है ये बहती है इटली में, ठीक है। और साइबेरिया की आपकी हो जाएगी बिलजर्ड, ठीक है, बिलजर्ड। तो ये यूके पीएससी अपर पीछे 2022 में भी क्वेश्चन आ रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और जो खमसिन है वो बिल्कुल सही है, मिस्र में चलती है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत मैंने आपको बता दिया 21 पॉइंट समथिंग होता है, 21.8 के आसपास। चलिए मावट क्या होती है? देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ना, पश्चिमी विक्षोभ आप समझिए, मैंने आपको एक बार शायद पहले भी बताया, ये भारत में जो शीतकाल में जो आजकल वर्षा होती है ना, छोटी छोटी शीतकाल में जो वर्षा आजकल हो रही है, जैसे मान के चलिए ये भारत है, तो शीतकाल में जो वर्षा होती है, जो आपको मैंने बता दिया, ये अगर इधर एशिया है, ये अफ्रीका है, यहाँ पर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से उठने वाली जो पछुआ पवनें हैं ना, तो यहाँ भारत में आकर यहाँ से भूमध्य सागर से अधिक मात्रा में जलवाष्प लेकर भारत में वर्षा करती हैं शीतकाल में। तो जो पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का जो ये वाला इलाका ना, यहाँ वर्षा होती है, ठीक है। तो अभी जो वर्षा हो रही है वर्तमान समय में, तो मैं आज बात कर रहा हूँ 26 जनवरी 2023 की बात कर रहा हूँ, तो आजकल जो वर्षा हो रही है तो उसी को ही पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मावट, इसी को बोला जाता है, तो पश्चिमी विक्षोभ। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है। देखिए बायोम क्या होता है? बायोम ऐसे आपके
आरक्षित क्षेत्र होते हैं, आरक्षित क्षेत्र नहीं कह सकते, ऐसे मानसूनी प्रदेश या आप कहिए कि जयमंडल क्षेत्र जिसे कहते हैं, जयमंडल क्षेत्र, जो एक निश्चित ही आपका भौगोलिक परिदृश्य होता है उनका, ठीक है। ऐसे जयमंडल प्रदेश जिनका एक निश्चित भौगोलिक परिदृश्य होता है, चाहे वो कहीं पे विश्व में स्थित हो, ठीक है। जैसे आपको पता है कि सवाना प्रकार की जलवायु यूरोप में भी पाई जाती है, सवाना प्रकार की जलवायु दक्षिण अमेरिका में भी पाई जाती है, सवाना प्रकार की जलवायु भारत में भी पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार स्टेपितुल जलवायु यूक्रेन में भी पाई जाती है, चीन में भी पाई जाती है। तो ये एक तरह के जैवमंडल क्षेत्र होते हैं जिनका एक निश्चित भौगोलिक परिदृश्य होता है, जिनकी भौगोलिक घटना या आपको जैवमंडल क्षेत्र एक ही प्रकार का पाया जाता है, तो बायोम कहा जाता है। तो आप समझ गए। अब जैसे मान के चलिए टुंड्रा है, टुंड्रा आप समझते हैं सबसे टॉप में जो ध्रुवों में पाई जाती है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो वो एक तरह का बायोम बोला जाता है इसको। इसी प्रकार टैगा उससे थोड़ा निम्न क्षेत्र होता है, सवाना उससे निम्न क्षेत्र, और चपारल, चपारल जो है वो होता है आपका बेसिकली तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, जो बायोम क्या होता है, बायोम होता है कि एक ही भौगोलिक परिदृश्य में जो जैवमंडल की कंडीशन सेम होती है तो उनको बायोम कहा जाता है। तो सवाना तुल्य जलवायु को बता दिया है, टैगा और टुंड्रा। टुंड्रा जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वो हो गया आपका टुंड्रा प्रदेश, और उनसे निम्न हो गया टैगा। लेकिन जो चपारल होता है ना, चपारल ये होता है तटीय प्रदेशों में, जैसे समुद्र का जो तटीय इलाका है वहाँ पर उस प्रकार की वनस्पति पाया जाता है। लेकिन सबसे न्यूनतम वृद्धि काल वाला जो बायोम है उसे टुंड्रा प्रदेशों में सबसे न्यूनतम वनस्पति आपकी टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, तुम पे टुंड्रा प्रदेश कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका सुंदरी नामक वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है पश्चिम बंगाल के पास में बांग्लादेश के बॉर्डर पर, उसी को ही सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। जीरोफैटिक वनस्पति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? जीरोफैटिक मतलब जहाँ पर जिनकी पत्तियाँ कांटों का रूप धारण कर लेती हैं, और उससे क्या होता है कि जो उनका वाष्पीकरण की चीज़ें होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये पाया जाता है मरुस्थल वाले क्षेत्रों में, और ऑप्शन सी भी सही होगा, घास के मैदानों में या मरुस्थल वाले क्षेत्रों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक वन पृथ्वी का फलोद्यान कहा जाता है? फलोद्यान मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है। तो जैसे मान के चलिए जो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश है ना, जैसे मान के चलिए ये आपका अफ्रीका हो गया, इसके जस्ट ऊपर भूमध्य सागर हो गया, और यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है, जहाँ पर आपका अंगूर की खेती यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इस इलाके में इसे फलों का उद्यान कहा जाता है। तो ये भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं ना, इन्हीं को ही आपको कहा जाता है, यहीं पर आपका फलों का उद्यान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो कुछ ना जलवायु प्रदेश दिए गए हैं, जलवायु प्रदेश जैसे जलवायु प्रदेश नहीं, मृदा और जलवायु प्रदेश को आपस में मैच करना है, किस प्रकार की मिट्टी कौन से प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो जो आपका ये वाली मिट्टी है लैटराइट मिट्टी, ये भारत में भी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी की विशेषता ये होती है जब उसमें वर्षा आती है ना लैटराइट मिट्टी में, तो वर्षा होने के बाद उसके जो कंकड़ पत्थर है वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा भी होती है, तो इस प्रकार की मिट्टी को लैटराइट मिट्टी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो पाई जाती है उष्ण और आर्द्र में, ठीक हो गया। उसके बाद आपको मैंने चरणोजय मिट्टी बताया। चरणोजय मिट्टी वो मिट्टी होती है जैसे वृक्ष रहित मिट्टी होती है, वृक्ष रहित मिट्टी चरणोजय मिट्टी को बोलते हैं। जैसे मान के चल जो स्टेपी घास का मैदान हो गया, जो यूक्रेन में पाया जाता है और कुछ यूरोप में पाया जाता है, तो वहाँ पर बड़े 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 घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ चरणोजय मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की पाई जाती है? समशीतोष्ण स्टेपी वाला बता दिया आपको, ठीक है। और पोडजल जो होता है बेसिकली जहाँ पर एक ना जिस मिट्टी में सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाने से, ठीक है, उनके जो वृक्ष जो होते हैं उनके वृक्षों की जो ऊपर का हो जाता है ना शंकुधारी टाइप का हो जाता है, शंकुधारी वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पोडजल मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता है स्पोडोसोल इसी प्रकार टैगा में पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में पाया जाता है? बिल्कुल, अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, ठीक है। टेरा रोसा मिट्टी का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? चाहे लाल मिट्टी का, चाहे लैटेराइट मिट्टी का, सभी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे, प्रेरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो प्रेरी मिट्टी है वो शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। प्रेरी के मैदान, जैसे आप अमेरिका में प्रेरी का मैदान है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं की मंडी वगैरह जो बोला जाता है, तो वहाँ पर इस शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाया जाता है। अब ऑप्शन 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मृदा अपरदन का कारण नहीं है, ठीक है।
मृदा अपरदन नदी से मृदापन होता है, बिल्कुल ठीक है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन वनों की बिल्कुल होता है। वायु से भी मृदा अपरदन होता है, ठीक है। और वनारोपण, वन लगाने से मृदा अपरदन कैसे हो जाएगा, तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, मृदा संरक्षण में शामिल नहीं है। मृदा संरक्षण में देखिए क्या क्या शामिल नहीं है। सीढ़ीदार खेती करने से मृदा संरक्षण हो जाता है, ठीक है। फसलों का चक्रण, ठीक है, बिल्कुल मृदा संरक्षण। बांधों का निर्माण, उससे भी मृदा संरक्षण होता है। पशुचारण का मृदा संरक्षण से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये था आज के क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद।